उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। नमस्कार। मेरा नाम हिरण्य हिमकर है और मुझे दिख रहे हैं कि कुछ लोग जुड़ गए हैं इस फेसबुक लाइव के साथ। आज मंजुल भगत समग्र की जो ये श्रृंखला है उसकी आज तीसरी कड़ी में जनसुलभ पुस्तकालय के इस प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर आज मैं मंजुल भगत की दो कहानियों का पाठ आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। जब मुझे अर्पण कुमार जी ने कहा कि आपने मंजुल भगत पे हम ये करने जा रहे हैं, समग्र उनके ऊपर, और एक लंबी उसकी कड़ियां रहेंगी, तो आपने पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा था। उनके कहने के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया उनकी कहानियों को, और कमल किशोर गोयंका जी के संपादन में जो उनके उपन्यासों और कहानियों का पूरा संकलन किया गया है उससे मैं गुजरा। और मंजुल भगत की कहानियों को पढ़ते हुए मुझे एक बात तो समझ में आई कि उनका लेखन उस 70 के दशक में शुरू हुआ और 1998 में उनकी असमय मौत हो गई। लगभग 3 दशकों के बीच में उनका लेखन रहा। आप जानते हैं कि भारतीय समाज की दृष्टि से और भारतीय राजनीति की दृष्टि से ये 3 दशक बहुत महत्वपूर्ण हैं। मध्य वर्ग के बदलते चरित्र, मध्य वर्ग के नैतिक मूल्य, उसका विघटन, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक किसी भी तरह की परिस्थितियां हैं, ये 3 दशकों में बड़ी तेजी से बदली हैं। और उसके बाद फिर 21वीं सदी का दशक शुरू होता है और नव उदारवाद के शिकंजे में हमारा देश फंस चुका है और उस तरह से राजनीति करवट लेती है। लेकिन उसकी पूर्व पीठिका हमें मंजुल भगत की कहानियों में हमें दिखाई देने लगती है। बात करें तो उस दौर के जितने भी कहानीकार रहे, उनकी चिंता और उनके सरोकार में अपने समय का जो सच था, जो यथार्थ था, और अपने समय में जो चीजें बदल रही थी उसको वो रेखांकित अपनी कहानियों में कर रहे थे। मंजुल भगत की कहानियों को पढ़ते हुए मुझे एक चीज समझ में आई कि मध्य वर्ग का चित्रण उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता से किया है, उसके मनोविज्ञान का, उसके चरित्र का, और बहुत बेबाकी से भी किया है। और ये चीज जो उनका बेबाकीपन है और जो बहुत मनोवैज्ञानिक चित्रण है मध्य वर्ग के चरित्रों का, ये उनकी कहानियों को खास बनाता है। और मंजुल भगत की कहानियों में जो मैं पहली कहानी आत्महत्या से पहले जो अभी आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूं, उसकी कहानी में भाषा बड़ी रोचक है। जब मैं उस कहानी को पढ़ा तो मुझे बड़ा मजा आया। प्रवाह है भाषा में, व्यंग्यात्मक शैली है, बड़े ही व्यंग के साथ वो अपनी बात कहना शुरू करता है चरित्र के माध्यम से, और जो चरित्र है, मुख्य चरित्र है, उसके मन में क्या क्या चीजें घट रही हैं इन सब के बारे में वो जिक्र करता है। काफी लोग जुड़ चुके हैं। बालकृति जी नमस्ते कर रही हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। और भी लोग जुड़े हुए दिख रहे हैं मुझे। अर्पण कुमार जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जनसुलभ पुस्तकालय का शुक्रिया। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये बहुत महती काम कर रहे हैं। मैंने पिछली बार भी जब कहा था, और इसकी बानगी हमें ये देखने को भी मिली कि हिंदी जगत में जब गीतांजलि श्री को पुरस्कार मिला तो उनके उपादेयता को लोग चिन्हित नहीं कर पा रहे थे कि अच्छा उनको मिल गया, बुकर प्राइज मिल गया। लेकिन उससे पहले ही जनसुलभ पुस्तकालय ने उन पर एकाग्र करके, उन पर बातचीत करके, उनके पूरे लेखन को और उनके विचार सरणी को उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया था। तो आप देख सकते हैं प्रतिबद्धता जनसुलभ पुस्तकालय की, कि वो नब्ज पकड़ के चल रहे हैं और साहित्य और समाज का जो असली सरोकार है उसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं, और वो लगातार इस चीज को आगे लेकर चल रहे हैं। ऐसे ऐसे रचनाकारों पे वो श्रृंखला कर रहे हैं जो आज की पीढ़ी में कम पढ़े जा रहे हैं, कम सुने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी
ये करने के बाद अच्छा ये होता है, कई बार ऐसा लगता है कि अभी अभी ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन ये जो दस्तावेजीकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले कई दशकों तक ये दस्तावेज साहित्य की दुनिया के लिए बहुत कारगर होगा, बहुत उपयोगी होगा। बहरहाल मैं बात कर रहा था मंजुल भगत पर। आज तीसरी कड़ी है और मुझे दो कहानियों का पाठ करना है, आत्महत्या से पहले और बुआ जी। दोनों बिल्कुल दो जॉनरा की कहानी है, दो श्रेणियां हैं कहानी कहने की। पहली जो आत्महत्या से पहले की कहानी जो है वो शहर में रहते हुए एक युवा जो है, मध्य वर्ग का जो युवा है, वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है और फिर उसके अंदर कैसे एक नैतिक बल मिलता है, किस तरीके से उसके अंदर बदलाव आता है और उसके मन के उहापोह को बहुत ही तरलता के साथ, भाषा बड़ी कमाल की है। जब आप पढ़ेंगे तो ये मैं जो पढ़ूंगा, खैर मैं ही क्या पढ़ूंगा, उन्होंने लिखा ही इतना कमाल है कि मैं जब पढ़ रहा था तो बिना बोले जब पढ़ रहा था तो मन ही मन गुदगुदा भी रहा था, मन ही मन हंस भी रहा था और कहीं कोई गंभीर बात होती थी तो मन ही मन मैं भी गंभीर हो रहा था। तो मुझे लगता है कि कहानी का पाठ शुरू कर देना चाहिए। पहली कहानी उनकी है आत्महत्या से पहले, कि आत्महत्या से पहले क्या होता है। विजय सक्सेना इस आत्महत्या से पहले कहानी का एक मुख्य पात्र है। विजय सक्सेना, पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। विजय सक्सेना ने जीवन में 3 बार आत्महत्या करनी चाहिए। कहानी का पाठ मैं शुरू कर चुका हूं। आत्महत्या से पहले कहानी है कि विजय सक्सेना ने जीवन में 3 बार आत्महत्या करनी चाहिए। तीनों बार कोई ना कोई दिक्कत पैदा हो गई, या यूं कह लो कि किस्मत ने ही ध्यान बटा दिया। पहली बार जब यह कारनामा सूझा तब हजरत का सिन कुल 17 बरस 7 माह का था और सारी नाराजगी बाप से थी। खुदकुशी की शाम को वो बड़ी तल्लीनता से आखिरी खत की रचना करने में लगा था। सामने मेज पर उधार का रिवॉल्वर पड़ा था, बस जरा सी देर में वो उसे कनपट्टी पर धर दबा देगा। एक खूनी हत्यारी मौत, एक खौफनाक धमाका और उसके बाप का इकलौता बेटा खत्म हो जाएगा। अब रो उम्र भर सर पकड़ के, चले थे औलाद पर तानाशाही करने। इतने में देखते क्या हैं कि डाकिया तार तार डकारता घंटी दबाए खड़ा है। विजय ने खत अधूरा छोड़ तार लिया। खतवत होता तो शायद वो निगाह भी नहीं डालता, पर तार उसके जीवन में पहली बार ही आया है। उसने झट से उल्टा सीधा फाड़कर अक्षर बांचे। अरे पिताजी तो चल बसे, ये क्या? उसने हक्की बक्की सी एक नजर खुदकुशी वाले खत पर डाली। पूज्य पिताजी, और उसके बाद शिकवे तोहमतें। आंखों में से ढुलमुल ढुलमुल कुछ टपकने लगा। खत की स्याही धुलने लगी, शिकायतें धुलकर साफ होती गई। पिता असहाय से लगने लगे। पिता जितना असहाय और निर्दोष लगते गए, संसार फिर उतना ही क्रूर लगने लगा। विजय ने सोचा, अब दुनिया से बदला लेने के लिए जीना ही होगा। दुनिया ने आखिर उसका क्या बिगाड़ा है? यह ठीक ठीक अभी उसकी समझ में नहीं आया था, क्योंकि होश संभालते ही उसने अपनी सब शिकायतों का टारगेट पिता को ही बना डाला था। अपनी सब कमियों का जिम्मेदार भी वो उन्हीं को मानता आया था। धीरे धीरे मन का सारा आक्रोश समाज और दुनिया पर चढ़ बैठा और कुछ ही वर्षों में उसका यह आक्रोश बिल्कुल जस्टिफाई भी हो गया। तब तक वो 24 साल का अनुभवी जवान हो चला था, काफी कुछ देख परख चुका था। एक दफ्तर में बाबूगिरी कर रहा था और प्रगति के लिए सीढ़ियां तलाश रहा था। उसे आशा थी कि वो उन्नति कर सकता है, परंतु ऊपर चढ़ने के लिए कोई ठोस धरती का टुकड़ा तो मिले। पर वहां तो ऊपर की सीढ़ियां इंद्रधनुष की भांति कहीं दूर हवा में झूल रही थी, जिन पर बड़ा साहब और उनके मातहत बैठे थे। बीच की सीढ़ी जाने कहां गायब हो गई थी, एक निराधार आशा। और उसके स्वप्नदेशी मन ने उसे चैन नहीं लेने दिया। उसने गहरे मनोयोग से वो तमाम पुस्तकें पढ़ डाली जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के वास्ता रखती थी और ऊपर वालों के वातानुकूलित कमरों में सजी थी। अंग्रेजी वार्तालाप में प्रवाह लाने के लिए वो इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लासेस भी ले ली। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की दलदल से निकलने के लिए वो प्राणपण से जुट गया। हर तरफ हाथ पांव मारता रहा, पर साहब राज खुलने में ही नहीं आया। मशीन पर टिप टिप करते उसकी छाती में पीड़ा रहने लगी थी।
साहब से डिक्टेशन लेते समय अब उसे लगने लगा कि वो आजन्म सुनता ही रहेगा। डिक्टेशन, करेक्शन, इंटरजेक्शन, बस। सुनते जाओ, इंटरेक्शन, डिक्टेशन सुनते जाओ। अब वो मूक बधिर होता तब भी क्या साहब को आसानी से पता चलने वाला था? अगर किसी रोज उसके साहब के सामने जुबान खोल भी दी तो संभव है कि उसके मुंह से केवल टिप टिप, टक टक, टिंग टिक 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 केवल यही स्वर निकल पड़े। एक रोज जरूर उसकी आंखें और उंगलियां टाइपिंग मशीन पर ही चिपकी रह जाएंगी, वैसे वे उसी का अंग हों जैसे। 1+3, डबल स्पेसिंग, बॉन्ड पेपर, हाइफन, ऑल कैपिटल्स, बस वही उसके जीवन में वेरिएशंस थे। कोई अगर उससे पूछे कि आज उसने क्या टाइप किया तो वह कभी बतला ही न सकेगा। उसके लिए शब्दों के कोई अर्थ ही नहीं रह गए थे, बस उनका आकार, रूप, प्लेसिंग ही सब कुछ था। उसका हर दिवा स्वप्न टाइपिंग मशीन का काला कार्बन बनकर रह गया था। उसका जीवन तो शायद असल की चौथी फीकी कार्बन कॉपी भी न बन पाई। इस बार खुदकुशी वाले खत पर उसे खासा परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि इस बार खत वो किसी समाचार पत्र के नाम छोड़कर जा रहा था। वह पत्र की भाषा प्रांजल और सशक्त बनाने में लगा था और सामने जहर की गोलियां और पानी का भरा गिलास रखा था। उसकी मृत्यु छटपटाती करुणा और मूल व्यथा से भरी होगी, एक गंभीर और मैच्योर मृत्यु। किंतु यह नाटक भी मंचस्थ न हो सका। पत्र कुछ पुरअसर बन ही रहा था कि घंटी कुछ ऐसी बजी जैसे बजाने वाले को कोई खास इरादा करके वो आया हो। पत्र पर ही नजर टिकाए टिकाए उसने आदतन उठकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे का ठेला जाना, एक सख्त चेहरे की लपक, गिलास की फर्श पर टूटी बिखरी झन्नाहट, मुक्केबाजी, घूंसे, लात, सब वारदातें एक साथ हो गुजरी। वातावरण में अचानक बिजली पैदा हो गई। अगले ही क्षण विजय ने समझ लिया कि उस पर इस क्रोधांध अमानुषता से हमला करने वाला चौक का वही सौदा है जिसे राह चलती एक कानी गरीब लड़की पर फप्तियां और गंदी आवाजें कसते हुए उसने 2-4 वजनदार गालियां दे दी थी। वही लोफर अब हिसाब करने आया है। उसमें खुद में से इतनी ढेर सारी जिस्मानी ताकत फूट पड़ेगी और यूं उछल उछल कर गुंडे का सामना कर जाएगी, इसकी तो उसने कल्पना भी न की थी। ठीक ठीक ही तो हुआ, मरूंगा तो खुद, तुम साले मुझे मारने वाले कौन होते हो? गुंडा मैदान छोड़कर भाग लिया। इसका पता उसे तब चला जब 5 मिनट तक उसके तने हुए मुक्के दीवार पर पड़ते ही रहे, पड़ते ही रहे, पड़ते ही रहे। चोट खाने पर भी वो आंख नीचे लगातार मुक्के रसीद किए जा रहा था। आखिर उसकी चाबी खत्म हुई और थमने पर उसने देखा कि वो यहां वहां तमाम चोट खा गया है। फर्श पर एक अनजाना चाकू भी गिरा पड़ा है। सीने में हफनी कम होने पर उसने अपनी मरहम पट्टी की। अचानक उसे जोरों की भूख महसूस हुई। वो धीरे से बाहर निकल आया। चौक पे गर्मा गर्म उतर रही पूड़ी के कड़ाहे के आगे जाकर थम गया। हलवाई उसे कनखियों से देखता रहा और पूड़ी छानता रहा, जैसे आभास पा रहा हो कि सामने वाला किसी खतरे का सामना करके आ रहा है। कौन भरोसा फिर से फट पड़े। विजय ने चुपचाप 2 रुपए बढ़ा दिए। झट से हलवाई ने पूड़ियां गिन दी, छोले की एक कलछी जास्ती उलट दी, अचार भी अंजलि भर छोड़ दिया। विजय बाहर की पड़ी टूटी फूटी मेज कुर्सी पर जम गया। भूख मिटाने की तृप्ति एक अपार सुख बनकर उस पर छाने लगी। वो जल्दी जल्दी कौर तोड़कर सुख बटोरता रहा। उसके खाने के पश्चात वो घर की ओर मुड़ लिया। बिस्तर पर औंधा ओहो तंद्राच्छन्न हो गया। इतनी गहरी नींद में वो कभी नहीं सोया था। खुदकुशी का खत, फैली गोलियां, दोपहर में मेहतानी बुहारी में बुहार कर ले गई, चाकू उठाकर मेज पर रख गई। बदन में दर्द और अकराहट के साथ विजय ने आंखें खोली। समाज के आदमी से इस ठोस रूप की लड़ाई ने उसके अंदर का विद्रोह गटागट पी लिया था। वह एकाएक बहुत खाली महसूस कर रहा था। इस बार तो स्वयं मृत्यु ने ही आकर उसे आत्महत्या से बचा लिया। स्वयं भी केवल उसे जख्मी करके लौट गई। उस रोज के बाद वो समाज को सुधारने बैठ गया। सुधार और समाज सेवा के बहाल में उसने उस कानी गरीब लड़की से बिना दहेज के ब्याह भी कर लिया।
यह मानना पड़ेगा कि लड़की की रहती आंख में मोहिनी थी और ब्याह के 2 माह तक वो उसे अपनी ओर से प्रोफाइल विजय की ओर दाग कर कुछ नारी सुलभ नखरे भी कर लिया करती थी। 2-1 मास विजय ने उसके छोटे मोटे नखरे थामे भी, हाट बाजार से उसे कलाई भर चूड़ियां, कुमकुम, ब्रेसरी भी खरीद कर दी। इसके बाद उसकी अंक शाइनी सी कोख हरी हो गई और फिर 5 बरस तक हरी की हरी रही। 4 बच्चों के बाद उसने बेहिसाब खांसना शुरू कर दिया। वक्त बेवक्त बेहोश होकर गिरने भी लगी। विजय कभी एक बच्चे का सुत्थन संभालता, कभी दूसरे को धुलाता। पत्नी होश आने पर खाली कनस्तर उलीच कर आटा ढूंढती। विजय खाली पेट दफ्तर दौड़ता। बच्चे सब तरफ क्या क्या करते फिरते। कभी कभी विजय को लगता कि आत्महत्या वाला वक्त अब आ गया है, पर मजबूरी कुछ ऐसी थी कि चाहकर भी खुदकुशी का हौसला नहीं होता था। लगता इधर उसने गोलियां फांकी और उधर बच्चे भूखमरी से पटापट मरने लगेंगे और वह मर कर भी वहीं बैठा रह जाएगा उन्हें मरता देखता हुआ। खुदकुशी का ख्याल मुलतवी कर वो उन्हें आधा पेट खिला पाने की जुगत में जुट गया। सोचता शायद कुछ करने से इन बीवी बच्चों के अधमरे चेहरों की मुर्दनी कम हो जाए। उसने इस दायित्व निर्वाह के लिए कई नुस्खे आजमा डाले। बाबूगिरी से इस्तीफा दे दिया, घर के पिछवाड़े मुर्गियां पाल ली, घर के आगे ताजे अंडे और फ्रेश एग की हिंदी अंग्रेजी की तख्तियां लटका दी। बच्चे मुर्गियों की चौकीदारी करते। रात को विजय चारपाई दड़वे के पास ही खिसकाकर पड़ जाता। अंडे बेचकर आटा डाल तो आने लगा, पर अचानक न जाने कौन सी बीमारी दड़बे में घुस गई कि मुर्गियां बिना दुआ सलाम के एक एक करके टें बोलने लगी। घबराकर बची मुर्गियां औने पौने दाम में बेच पल्ला छुड़ाया। फिर गृहस्थी की रोजमर्रा की चीज बस्त की एक छोटी सी दुकान डाली। वहां से सामान ग्राहकों को कम और घर को अधिक जाता दिखाई देता। हार कर उसने भी पट्टे डाल दिए। दरवाजे पर बेरंग रोगन एक मेज रखी, लॉटरी के टिकट सजाकर बैठने लगा, पर लगा कि उसकी सूरत ही देखकर लोगों का भाग्य पर से भरोसा उठ गया है। फिर उसने नुक्कड़ वाले किराने से साठ गांठ करके उसके कुटे पिटे मसालों की दर दर सेल बढ़ाने का जिम्मा ले लिया। उसकी वाणी में वंचित वर्ग को की चिर अभ्यस्त नर्मता घुल गई। झूठ बोलने में भी वो सिद्धस्त हो गया, पर जाने क्या बात थी कि वह जन समूह की अभिरुचि और अपने मसालों की झालदार स्वाद से तालमेल ना बिठा पाया। धीरे धीरे ये चाहिए वो चाहिए कि निरंतर शो में डूबी अपनी बदरंग बेमजा गृहस्थी का वो आदी हो गया। जवानी में जिस पुरजोशी से मौत को सरंजाम जुटा वो खत लिखने बैठ जाता, उसकी याद भी धुंधलाने लगी। खुदकुशी तो क्या, अब तो वो उल्टे वो मौत से डरने लगा। भगवान से रूठना कैसा, उनका तो वो भजन गाता। उसका जीवन अभावग्रस्त किंतु धर्म भीरू बनता चला गया। सड़क पर धुआंधार आती जाती बसों से बचता बचाता जब वो लपक कर गले तक ठूंसी किसी बस के पायताने पर लटका होता, तो सोचता यार मसालों के सैंपल वाले झोले में से एक स्लिप अपने नाम पते की रख छोड़ूंगा। किसी रोज पांव रपट गया तो भला मानस घर की चौखट पर तो पटक जाएगा। धूप के टुकड़े पर कुर्सी डाले वो ऊंग रहा होता तो अचानक एक विभत्स दृश्य मूंदी पलकों से आकर बिंद जाता। लगता उसकी खोपड़ी कटकर खुल गई है, मुख अवश्य सा खुला रह गया है, सिर धंस गया है, फटी फटी आंखें मानो अपनी गलीज मृत्यु पर अचंभित तो हों, जैसे कह रही हूं 3-3 आत्महत्याओं से बचे प्राण अंत में यूं निकलने थे, वो भी घर में ही बैठे बिठलाए। और बैठे भी कहां थे, बाथरूम में। एक रोगी आत्मपीड़न की भूखी प्रवृत्ति कल्पना को आगे धकेलती। बस वहीं बैठे बिठाए जीवन से निपट गए। ऊपर से लक लक करती जंग खाई फ्लश की टंकी जो आ गिरी धम से, चूहे जैसी मौत मरे। उसके प्राण जैसे कोई बहुत बेकार की चीज हो। कल्पना अब भी बास सी लपट झपट कर उड़कर चली आती। मातम के नाम पर बीबी बच्चे जो जिंदा थे सो रोने धोने का रस्म बकायदा निभा रहे हैं। शोर के नाम पर भी गली में कुछ फिक्रे उठे, अरे कौन मर गया, वही मसाले वाला बेचारा है, वो लॉटरी वाला ही सटक लिया, राम राम राम, मुर्गी वाला पूरा हो गया, बेचारा बेचारा। जैसे यही उसका खानदानी नाम हो, जैसा उसका नाम बगैर इस पुछलग्गे के लिए जाने के काबिल ही ना हो। काहे से मर गया बेचारा। कोई कह रहा था फ्लश की टंकी कपाल पर आगे पड़ी। अरे ऐसा कहीं होता है? अरे हुआ है, हुआ है। राम जी को कुछ देना ही होगा तो छप्पड़ फाड़ कर भी दे देंगे। उस गुमशुदा माहौल में फिर उपहास की लहर दौड़ गई। होठों होठों गिरती उठती यही बात उसके मातम में व्यंग विनोद घोलती चली जा रही थी। उसकी लाश ही मजबूर पड़ी है अपनी बेतुकी मौत की लाश से अनछुए और परे।
फिर बदन में नहीं नहीं करती एक झुरझुरी उठते ही वो कल्पना के पंख तोड़ देता। ओह, ये क्या वो सोच गया, कल्पना, दिवा स्वप्न, और वो भी माधुर्य से खाली। अच्छा, इस पल अभी उसे कोई वरदान मिले तो वो क्या चाहेगा? कोई भी अच्छी बात उसके मन में क्यों नहीं उठती है? सोचो, यदि वो जो भी चाहे वो संभव सरल हो जाए, तब वो क्या चाहेगा? बहुत सोचने पर घूम फिर कर उसके मन में यही एक बात आई कि काश जब वो मरे तो उसकी मृत्यु इतनी शालीन, इतनी गरिमामय और इतनी आदरणीय हो कि जितनी जिंदगी कभी न रह गई। ये है मंजुल भगत की पहली कहानी आत्महत्या से पहले। इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे एक बात समझ में आई कि एक हमेशा संघर्ष में एक निम्न मध्य वर्ग का युवा, फिर घर गृहस्थी में पिसता एक युवा इसी ढंग से सोचता है। मर गया, बीवी बच्चों को कौन देखेगा, कुछ तख्ती लटका के चला जाऊं, कुछ उनके लिए करके चला जाऊं। इसी को उन्होंने एक व्यंग्यात्मक लहजे के साथ, और बाद में ये करुणा है, उसकी मृत्यु दरअसल एक करुणा जैसी ही है। हालांकि ये मृत्यु कल्पना ही थी, विजय की खुद की कल्पना थी, लेकिन कहानी के अंत में करुणा उपजती है कि जो मरने के लिए इतना उत्सुक रहा वो मरने से डरने लगा, और अपनी मौत को वो बहुत शालीन चाहता है, और मौत शालीन आए ना आए इस कोरोना काल ने हमें दिखा दिया। तो खैर, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। छोटी कहानी है, छोटी सी कहानी है, लेकिन कहानी में एक सूक्ष्म मनोविज्ञान है कि एक मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय आदमी है, और वो बस बिल्कुल मृत्यु शालीन और गरिमामय चाह रहा है, और ऐसी मृत्यु हर निम्न मध्यम वर्गीय या निम्न वर्ग के लोग चाहते हैं कि उसकी मृत्यु जो हो वो शालीन हो, गरिमामय हो, क्योंकि वो जानता है बड़े लोग मरेंगे तो शालीन बना लिया जाएगा, गरिमामय बना लिया जाएगा, लेकिन एक आम आदमी मरता है तो वो आम ही रह जाता है। बहरहाल, तो ये एक कहानी थी। एक कहानी का पाठ मैं और करने जा रहा हूं, बुआ जी। ये कहानी बिल्कुल अलग हटके है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मंजुल भगत ने जो आत्महत्या से पहले जैसी एक बहुत व्यंग्यात्मक लहजे में और इस तरह की कहानी लिखी। और दूसरी कहानी बुआ जी। बुआ जी एक स्त्री मन का जद्दोजहद है। स्त्री मन संघर्ष कर रहा है अपने घर के परिवार से ही, घर के परिवार की बुरी नज़र से, उनकी नीयत से, लेकिन समाज में सब कुछ अच्छा बना कर रखना है, कहीं कोई बदनामी ना हो। तो ये कहानी है बुआ जी, और बस पढ़ना ही रह गया है, पढ़ता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी भी अच्छी लगेगी। बुआ जी। कहानी का शीर्षक बुआ जी। मकान मिलने में विशेष दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती थी। गली गली की खाक छाने बगैर ही वो बड़ा सा फैला फैला सा मकान हमें मिल गया था। मकान 2 मंजिला था। ऊपर मकान मालिक की रिहाइश थी, नीचे का हवादार हिस्सा हमने किराए पर ले लिया था। पीछे अनछादित आंगन, आगे घास भरा बगीचा। बस इन्हीं 2 उपलब्धियों पर प्राण निछावर हो जाते थे। बंबई की घुटन भरे फ्लैटों की पगड़ी दलाली चुकाते भुगतते टूलेट की तख्ती देखने की आदत ही न रह गई थी। लिहाजा टूलेट की तख्ती देखते ही मोटर से उतर पड़े जैसे चुंबक से लोहा खिंचा जाए। मकान मालिक को ऐसे जा घेरा जैसे आजकल के प्रबुद्ध छात्र वाइस चांसलर का घेराव कर डालते हैं। पल भर को भूल ही गए कि ये बंबई नहीं, जयपुर है, और यहां मकान मालिक अच्छा किराएदार ऐसे कोचता फिरता है जैसे कुंवारी कन्या का पिता जमाता। बस झट से सामान रखकर मकान रोक लो। शाम तक पहले महीने के किराए की रसीद भी कट चुकी थी, और घर के अनगिनत दरवाजों के छोटे बड़े तालों की तालियों से मेरा गुच्छा गौरवान्वित हो चुका था। अगली सुबह तक मैं गृहिणी पद पर पूर्ण चार्ज भी ले चुकी थी। नए घर में पहली बार दूध वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला, जमादारनी, धोबन, महरी का आगमन भी कौतक भरी नवीनता लिए रहता है।
उनकी तत्पर नियुक्ति मेरी योग्यता का प्रमाण बन मकान को घर बनाए जा रही थी। डाकिये का आगमन तो मन को बेहद तसल्ली दे गया, जैसे उसे यदि हमारा पता ठिकाना मिल गया तो हम वाकई लापता नहीं हैं और इस पराये शहर में भी अपने शुभ चिंतकों से जुड़े हैं। मैं पहली बार ही इस गुलाबी नगरी में आई थी, इसलिए मुझे तो हवा भी बदली बदली लग रही थी। ऊपर तथा पड़ोस में रहने वालों को हमारे रहन सहन में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। हमारी दिनचर्या उनके व्यू का अंश बन गई थी। उनके बच्चे सदा ताक झांक करते रहते और तरह तरह की खबरें नई आंटी और नए अंकल के बारे में अपनी माओं तक पहुंचाते रहते। कुछ ही दिनों में पड़ोसने भी आते जाते टोकने लगी, आप यहाँ नहीं आई हैं, कुछ चीज की जरूरत पड़े तो बहन शर्माना नहीं। कभी किसी के अनुभव वचन सुनाई पड़ते, नुक्कड़ वाली दुकान तो कतई भरोसे की नहीं है, कल आपको वहां से चावल दाल खरीदते देखा, सब्जी तो हम इकट्ठे मंडी से ले आते हैं, ये रेडी वाला तो पूरा चोर है, कहो देसी घी तुम्हें भी मंगा देंगे गांव से। मैंने देखा वो अधिकतर मुझसे सप्रयास हिंदुस्तानी में ही बोलते, अपनी भाषा मुझ पर न थोपती, यद्यपि उनकी बोली में हिंदी से थोड़ा ही हेर फेर था, मेरा मतलब देहाती हिंदी से। प्रति दिवस के मिलने की औपचारिकता धीरे धीरे गायब होने लगी थी। पड़ोस सामाजिक परिचय न रहकर एक दैनिक सुविधा बन गई थी। तभी 2-4 घरों को छोड़कर एक बंगले से आकर वह हमें खाने का न्योता दे गई। रोजमर्रा की गुफ्तगू में उनके परिवार वालों को सब चांदी वालों के घर से कहकर संबोधित करते। कारण उचित था, उनका भरा पूरा परिवार जो उनकी विस्तृत कोठी के अनेक कक्षों में समाया हुआ था, पीढ़ी दर पीढ़ी चांदी का ही व्यापार करता आ रहा था। चांदी के आकर्षक पात्रों पर नक्काशी करवाकर विदेश भी भेजे जाते थे। चांदी वालों की मंझली बहू ही किसी नौकरानी के साथ आकर हमें आमंत्रित कर गई थी। मन में उत्सुकता भी हुई कि नई गृहस्थी की खटर पटर से एक शाम की रिहाई के लिए यह प्रसन्नता काफी है। दावत की बात सुनकर पतिदेव कुछ झेपते से बोले, बस एकदम से खाने पर बुला लिया? तो क्या, मैं तो सब्जी वाले ठेले के पास रोज ही उनसे मिलती हूं, तुम्हें अपने यहां के पुरुषों से मिलवाने को ही तो बुलवाया है खाने पर। अपनी उत्सुकतापूर्ण आग्रह से उनकी हिचकिचाहट का सफाया करते हुए मैंने बोला। वहां पहुंचने पर इन्हें 2 मर्दाने यानी कि बैठक में भेज दिया गया, मुझे जनाने यानी कि शयन कक्ष में। कमरे में एक और फर्श पर लंबे चौड़े गुदगुदे डल्लप पर चांदनी खिंची हुई थी, वहीं पर एक भीमकाय महिला बैठी सुपारी कतर रही थी। समीप ही चांदी का गंगा जमुनी पनडिब्बा पड़ा था। भीमकाय महिला ने बैठे ही बैठे गदगद स्वर में स्वागत किया, आओ बहू आओ बैठो। फिर नौकरानी से बोली, जा बिरनिया ने बुला लिया। कुछ ही देर में छमछम करती 3 बहुरानियां पधारी, जिनमें से मेरी हम उम्र मंझली बहू भी शामिल थी। बड़ी बहू का चेहरा गोल मटोल था, आंखें भी खुली खुली अधिक थी, लंबी कम, गोल गोल फूले फूले होंठ थे। वो हाथ में कसीदाकारी लिए बैठ गई। मंझली का मुख अंडाकार और नयन मछली से थे। उसके हाथ में तेजी से क्रोशिया चल रहा था। छोटी नई नवेली थी, सुकुमार के मुंह पर पतले कांपते से होंठ, घनी बरौनियों की चिलमन डाले, वो गोटे से कामदार लहंगे ओढ़नी में ढपी दुपक कर बैठी हुई बैठ कर ही उस भीमकाय महिला के पांव थाम कर दबाने लगी। जैसा कि पूर्वाभास मिल रहा था कि मालूम हुआ कि भीमकाय महिला सास ही रही होंगी। मंझली बहू ने यह बताया कि उनकी 4 ब्याहता ननदों में से 2 मैके आई हुई थी, इस समय सिनेमा देखने गई हुई थी। बहुओं के लिए शायद सिनेमा देखने की प्रथा नहीं थी। इतने में नौकरानी चांदी के थाल में 5-6 चांदी के गिलास सजाए चली आई। गिलासों में शीतल अमरस था। सभी ने गिलास उठा लिया। बड़ी ने बड़ी चुस्की लेते हुए बकबका के मुंह बनाकर नौकरानी से कहा, मीठो को घाटो हो गए हो के बुआ जी, अमरस तो चोखो कोई न लागे, फीको फीको लागे है। नौकरानी शक्कर लेने दौड़ पड़ी। छोटी या तो शक्कर कम पीती थी या फिर उसमें भी अभी इतना आत्मविश्वास नहीं जग पाया था कि सास जी के सम्मुख ज्यादा मीन मेख निकाले। मुझे तो अमरस स्टेशन की चाय से भी अधिक मीठा लग रहा था। एक तो रसाल आम, फिर दूध में घुटा हुआ। उस मधुर पेय में शक्कर की गुंजाइश ही कहां थी, पर लगा जैसे बहुत सलीके का घराना है। बहुएं नौकरानी को बुआ जी कहकर पुकारती थी। जीर्ण शीर्ण देह, मलान मुख, मैली कुचैली बेकिनार साड़ी में वह दासी बेहद मजलूम मालूम दिखाई दे रही थी। शक्कर लेकर आई तो एकदम खुशामदी लहजे में गिड़गिड़ा उठी, लियाई बीरनी जी, लियाई लो।
शक्कर देकर वो सूखी टहनी सी काया लतर पतर करते हुए फिर अंदर भागी। मैंने कहा, आपकी नौकरानी शायद बहुत पुरानी होगी, मुझे भी एक चाहिए, पूछ कर देखिएगा। यदि उसकी निगाह में कोई हो तो मुझे भी लाकर दे दे। सुनकर सास जी तो एकदम ठस बनी रही। बड़ी बहू ठीठी करके हंस दी। मंझली ने ही हकलाते हुए समझाया, ये तो दरअसल नौकरानी नहीं है, ये तो इनकी बुआ हैं एक तरह से। वो ऐसा हुआ कि हमारी असल बुआ सास तो जयपुर के मशहूर पापड़ वालों के यहाँ ब्याही थी, पर ब्याह से पहले ही बरस में गुजर गई। ये तो वैसे बहुत गिरे पड़े घर की हैं। बुआ जी की सौत के रूप में पापड़ वालों की पहुंच थी, पर फूफा जी नए ब्याह के 1 माह पश्चात ही चल बसे। इनका तो गौना भी नहीं करा पाए थे। बस ये फिर ससुराल उन्हें रोने ही रह गई थी। हमारी चचिया ससुर के ब्याह में ये बेटी की सौत के नाते हमारे घर आ गई। बस हमारी ददिया सास को इनके ऊपर ऐसी दया माया आई, ददिया सास को ऐसी दया माया हो आई कि इन्हें बेटी का मान दे दिया और यहीं रख लिया। कुछ 18 बरस की रही होंगी तब से ये यहीं हैं और हम इन्हें बुआजी मानते हैं। रसोई की पूरी व्यवस्था इन्हीं बुआजी ने ही की थी। खूब पुरतकल्लुफ लजीज खाना था, उज्जवल झकाझक चांदी के थालों में सुसज्जित। देशी घी की तरबतर दाल बाटी भी थी। घर के बिले कागज से पापड़, विभिन्न प्रकार के डाले घर के अचार, चटनी, मुरब्बे, तात्कालिक पिसे विशुद्ध खड़े मसालों की सुगंध लगा। ये होता है घर। घर के मायने तो यही हैं। अपनी गृहस्थी के मुकाबले में तो बस चलती का नाम गाड़ी है। पर बुआ जी की सरफराती मटियाली साड़ी का बदरंग आंचल उस घर की स्वच्छ चांदी को जैसे बार बार मैला किए जा रही थी। घर की दोनों बेटियां आनंद भ्रमण करके लौट चुकी थी और स्वच्छंद निश्चित ऊंची आवाज में बुआ जी को ये वो लाने को कह रही थी। बुआ जी का छड़ी सा छरहरा बदन उन्हें प्रसन्न करने के निरंतर प्रयास में इधर से उधर फड़फड़ाता फिर रहा था। आखिर मैंने मंझली बहू से पूछ ही लिया, बुआ जी को तो आप लोगों की उतरन ही काफी पड़ जाती होगी। बात का इशारा समझते हुए मंझली बोली, ना बाबा, बुआ जी हमारी उतरन नहीं पहन सकती। विधवा जो हैं, सुहागिनों का कपड़ा उनको पहनने से अपशगुन नहीं होगा। माँ जी को बहुत वहम होता है भाई। इस सुव्यक्त स्पष्टीकरण को किसी प्रकार कंठ से उतारना ही पड़ा। माँ जी ने बाजार की कचरा पट्टी से मुक्त पान का मधुर बीड़ा मेरे आगे बढ़ा दिया। चांदी की पर्णाकार तस्तरी में पान का मसाला अलग से पेश किया। जिह्वा की पूर्ण परितृप्ति लिए हम वहां से लौट पड़े। एक दिन बाजार जाते समय सामने से बुआ जी को आते देखा। वे श्रृंखलित सी, वो बहुत से सामान से लदी फदी घसीटती सी आ रही थी। आज उनके बदरंग आंचल को पकड़े एक 10-12 बरस का लड़का रीनी करता चला आ रहा था। वो उनसे हट किए जा रहा था कि वो उसे मनुहार प्यार से फुसला रही थी। पास पहुंची तो बुआ जी पानी पानी हो गई। बच्चा बराबर रिरिया रहा था, ना मां ना, मैं तो लूंगा, मुझे लेके दे, रबड़ी ही खाऊंगा। लज्जित सी बुआ जी उसे झोले में से एक केला निकाल के दिखाने लगे। ले इबी लिए, यही खा ले इब, फिर तणे काल दे दूंगी, जैसे कुछ समझा रही थी। बच्चे को केला देखकर जरा भी लालच नहीं आ रहा था। वो मचलता गया। मैंने उन्हें रोक कर पूछा, किसका बच्चा है? बुआ जी बात को उड़ा गई, बस जी थारा ही है, घणो जिद करे है। और वो शीघ्रता से घर की ओर मुड़ गई। मैं उनकी वाल विधवा वाली बात को बच्चे से ना जोड़ पाई। कुछ भी हो, कंगाली में बच्चे को बहला पाना कठिन ही होता होगा उनके लिए। गर्मियों के कूलर पंखों के इंतजाम से निपटे तो बरसात में कपड़े सुखाने की मुसीबत उलझा गया। बरसात से निजात पाई तो शीतकाल के रजाई गद्दे भरवाने, हीटर गीजर की व्यवस्था में जा फंसे। ऐसे ही एक जाड़ों की शाम थी। बाहर धुंध बरस रही थी। मैं नई रजाई को मलमल के खोल में भर रही थी कि देखा घिसी हुई साड़ी के झीने सूत में थर थर कांपती, दोनों हाथों से गरमाई लिए एक दूसरे में अपने हाथों को फंसाए हुए लगातार सीसी करते सामने से बुआ जी खड़ी हैं। आओ बुआ जी आओ। ये क्या, तुम्हारी आंखें तो फूली पड़ी हैं, और ये गर्दन पर नीले नीले निशान, गिर पड़ी थी क्या? मैंने एक ही साथ पूछ डाला। बुआ जी एकदम बेहिचक सी नंगे फर्श पर बैठ गई। उनके सिहरते बदन में से फिर कंपन उठा और धीरे धीरे देखते देखते घनघोर वर्षा का क्रंदन बन फूट पड़ा।
मैंने उठाकर पास ही बिछे आसन पर उनको बिठला दिया। जब तक मैं उनके लिए गर्मा गर्म चाय का प्याला लेकर आई, उनकी सिसकियों के सिलसिले में कुछ ठहराव आ गया था। आंचल में नाक सिकुड़कर कुछ हल्की होकर बैठ गई। मैं उन्हें आदेश दे डाला, पहले ये चाय पी लो, फिर कुछ भी कह लेना। यूं तो इस तरह दुखी नहीं हुआ करते। बुआ जी एकटक सामने नजरें गड़ाए चाय सिकुड़ती सुड़कती गई। जब वो कुछ संभली तो मैंने पूछा, कुछ बहुत बुरा हुआ है क्या? वो बुझी बुझी सी बोली, मंझले की आदत खराब है, अब देखो तब मार पीट लगाए रहता है, मेरे भी हाड़ मांस है, नहीं सहा जाता। क्या तुम्हें मारा? क्यों? बस उसकी महतारी ने कुछ उल्टी सुल्टी सिखा दी, भड़क गया। मैं निस्तब्ध उसे निहार रही थी। अपने मैके क्यों नहीं चली जाती? मैके में अब कौन बैठा है? तुमने दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लिया? हाँ बहू, आया था एक ब्याहने, 4 बालकन को छोड़ लुगाई परलोक सिधार गई थी। भाई से बोला छोरी ने मुझसे ब्याह दे, मुझे भी रोटियों का आसरा हो जाएगा, चूल्हा फूकने का कोई हो जाएगा। फिर मैंने पूछा, फिर क्या? भौजाई ने कह दिया इसका दूसरा ब्याह रचा के हमें नाक नहीं कटवानी है। बस फिर इन लोगों ने ब्याह में बुला लिया और बस फिर मैं लौट के न जा पाई। आखिर क्यों? ये लोग तुम्हारे सगे संबंधी नहीं हैं? हैं तो नहीं बहू, बस मुझे इसी घर से मोह हो आया। खैर छोड़ो, ला मुझे एक दर्द की गोली दे दे, सारा बदन ऐंठ रहा है, पूरी काठी दर्द से कसमसा रही है। मैंने गोली दे दी और वो रुखसत हो ली। अगली बार जब बुआ जी शरीर पर नीले बैंगनी दाग लिए दर्द की गोलियां मांगने आई तो मुझे उनके दुख से उकताहट होने लगी। मैंने उनकी सूजी आंखें देखी और ऊब से झुंझलाते हुए कहा, जैसे वहां सवेरे से शाम तक खटती रहती हो, वैसे तो किसी के भले घर का काम करके तुम अपने लायक कमा सकती हो। चली क्यों नहीं जाती वहां से? वो पांव के अंगूठे से जमीन कुरेदती रही, फिर बेबस सी बोली, बहू मैं चली जाऊंगी तो बाबूजी को कौन देखेगा? बाबूजी? मैंने अचरज से दोहराया। यदि वो उस घर के मालिक को बाबूजी कह रही हैं तो भैया या भाई जी शब्द अधिक उपयुक्त होता। हाँ वही बाबूजी। शहद की लिपटवा मिठास से सनी अघाई आवाज में उन्होंने फिर वही शब्द दोहरा दिया जवाब में। बाबूजी ही जैसे उनके जीवन में एकमात्र असंदिग्ध सत्य हैं। मेरी आंखें प्रश्न ही बनी रह गई। उन्होंने फिर से कहना शुरू किया, बाबूजी का तो सारा काम मैं ही संभाल लूं, वे तो बस बैठे पान की गिलोरियां बनाती रह गए हैं, घोर आलसन है। अपनी काया के सुख के आगे आदमी के आराम का तनिक भी विचार नहीं उसे तो। उनके कपड़े लत्ते की देखभाल, खाने पीने की चिंता, पांव भींचने सब करेगा कौन फिर? देखा नहीं इब तो सेहत भी बहुत माड़े हो गए हैं ना बहू, अब ये चौखट न छोड़ी जाए। मेरी आंखों के प्रश्न प्रश्न ही बने रहे। कहा, बस इसलिए तुम मार खाती और वहां पिसती रहोगी? बुआ जी ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे बाबूजी के साथ बस शब्द का प्रयोग एक विद्रूपता हो। बाबूजी और बस, भला उससे भी बड़ा कोई कारण हो सकता है? किसी अल्प बुद्धि को न समझा पाने की निरुपाय अक्षमता का आभास लिए वो मेरे घर से चल दी। एक दिन बुआ जी को उसी हठी बालक के साथ बाजार की ओर घिसटते देख अनायास ही मैं अपने अनुभवी अधेड़ पड़ोसन से पूछ बैठी, उस बच्चे को क्या बुआ जी ने गोद लिया है? मेरा मन उस दरिद्र अभावग्रस्त स्त्री का विरासत में अपने उत्तराधिकारी को दलिद्दर और भुखमरी सौंपकर जाने की कल्पना से सिहर उठा। हैं? तुम्हें नहीं मालूम? पड़ोसन की आंखें विस्मय से फैल गई और उसने रहस्योद्घाटन का आनंद चमक मारने लगा। विस्फारित नेत्रों को मटकाकर पूरा सांस भीतर को खींचकर वो फुसफुसाई, अरे ये तो बड़े सेठ का ही है, उन तीनों छोरों के बाबूजी का ही तो। इस रहस्य विस्फोट के साथ उन्होंने मुझे कूहनी से धचका दिया और सर्प की फुफकार की भांति सांस बाहर छोड़ दी। क्या? मेरी कल्पना इस बेहूदगी को स्वीकार नहीं कर रही थी। पड़ोसन मेरे अचंभे से विश्वस्त हुई, जैसे कोई अभिनेत्री क्लाइमेक्स का संवाद बोलकर दर्शकों की पूर्व ज्ञात प्रतिक्रियाओं पर प्रसन्न हो उठे। मेरे मुख पर नजरें गड़ाए वो बोली, अरे कुल 17-18 साल की तो थी तब ये, खूब गदराया बदन था, कोई अब जैसे छुहारा सी सूखी दे थोड़ी थी। अब तो इसकी चंपई रंगत भी धुआं हो गई। बस सेठ डूब गया, कभी छत पर पकड़ ली, कभी पिछवाड़े सहन में, जीना और रसोई तक न छोड़ी, पीछे ही पड़ा रहा था। और जो आए दिन इसका
गर्भ गिरवा देता। भाई चांदी का तो जूता भी फेंक के मारो, चटपट काम बन जावे है। ना जाने इस बालक के दफे कैसे चूक हो गई। कल मुही ने कपड़ों में आग लगा जल मरने की ठानी, पर भाग का जोर, न खुद मरी न बच्चा गिरा। खूब मोटा ताजा बच्चा पैदा हुआ, पाप की औलाद हो भी सख्त जान। कोई आसानी से मरे थोड़ी, पर इसके जलने से एक पाप तो कट गया। सड़ी गली देह आए रोज गर्भपात से बच गई। अजी फिर तो इसे बहुतेरा दुत्कारा, घर से बाहर लाकर पटक दिया, पर किस्मत जली। उसकी देहरी छोड़कर टलती भी नहीं। एक सांस में सब कुछ उगलकर वो फिर अपने छोड़े तीरों का असर देखने लगी मुझ पर। मेरे मस्तिष्क में बुआ जी शब्द कौंध गए। हे भगवान, वो लोग क्यों नहीं उस स्त्री को कोई और संबोधन दे डालते? क्यों इस पवित्र नाते को कलंकित करते हैं? यही है वो विजय दर्प की इठलाती सर्वनाशी विलासनी रखैल की सम्मोहनी रूप, जिसे रईस लोग कोठी भेंट कर गहनों से लाद देते हैं। यही है वो जादूगरनी जिसके घूमर से सुहाग बचाने को सती सावित्री जब तब जबव्रत करती हैं। या फिर वो किसी स्वामीनिष्ठ प्रतिव्रता का ही रूप है, जो असंख्य त्रास सहकर भी पति गृह की दहलीज नहीं लांघना चाहती। जरा सी परिस्थिति परिवर्तन से वह कुलदेवी है, और वही कोठे की नर्तकी भी। बुआ जी। ये कहानी 1973 में प्रकाशित हुई थी। मंजुल भगत की 2 कहानियों का मैंने पाठ किया। जैसा मैंने कहा कि पहली कहानी आत्महत्या से पहले बिल्कुल एक अलग श्रेणी की कहानी है, और ये जो दूसरी कहानी है, मंजुल भगत का बचपन जो है वो कलकत्ता और दिल्ली में बीता। जन्म शायद मुंबई में हुआ था, कलकत्ता और दिल्ली में उनका बचपन बीता। जैसा मैं शुरू में ही कहानी पाठ से पहले मैंने कहा था कि 3 दशकों को वो समेटे हुए हैं। 1970 से उन्होंने लेखन करना शुरू किया, और 1998 ईस्वी में उनकी असामयिक मौत हो गई। लेकिन इन 3 दशकों में उन्होंने बहुत कहानियां लिखी, और उन कहानियों में मध्य वर्ग के विभिन्न चरित्र, उसके विभिन्न परत को उन्होंने प्रस्तुत किया। और उनकी कहानियों में दिल्ली, कलकत्ता, बंगाल, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, जो बंबई था उस समय, उनका जिक्र आता ही आता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मंजुल भगत की जो कहानी की प्रक्रिया है वो अपने आसपास के परिवेश से ही निर्मित है। जो भी उन्होंने अपने आसपास देखा उसको अपने कल्पना, और वो कल्पना भी यथार्थ पर आधारित है, और उस कल्पना के सहारे उन्होंने अपने कहानी में पिरोया। अगर वो अभी तक रहती तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलता, क्योंकि उनकी जो दृष्टि रही है वो अपने यथार्थ, युगीन यथार्थ के साथ हमेशा एक प्रतिरोध रचती रही है। और आज का समय तो इतना ज़्यादा सघनशील समय है कि ऐसे कहानीकार का ना होना थोड़ा सा कचोटता है, कि अगर वो रहती अभी तक तो वो जरूर आज जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं, और वो उस पर वो बहुत अच्छी और बहुत मनोवैज्ञानिक और बहुत परत दर परत जो मध्य वर्ग बदल गया है, उस मध्य वर्ग के लिजलिजेपन को, उस मध्य वर्ग की मजबूरी को, उस मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को, उस मध्य वर्ग की कातरता को वो जरूर कहानी में लेकर आती। हालांकि अभी इस युग के भी कहानीकार इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मंजुल भगत की ये दोनों कहानियाँ आपको बहुत पसंद आई होंगी। लेकिन ये सार्थक तभी होगा कि जो भी लोग हैं वो मंजुल भगत को और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जैसे मैंने पढ़ा। तो इसलिए शुक्रिया जनसुलभ पुस्तकालय का और अर्पण सर का कि उन्होंने कहानी वाचन के लिए मुझे चुना, और इस बहाने कई कहानियों से मैं उनके गुजरा, कई कहानियां मैंने पढ़ डाली। उपन्यास अभी पढ़ना बाकी है। उन्होंने शायद उपन्यास लिखे हैं 5-6। अनारो बहुत मशहूर है, तो उस पर भी बात इस श्रृंखला में होगी ही होगी। तो ये है, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मंजुल भगत की कहानियों को मेरे मातहत सुना। और मुझे उम्मीद है कि जैसी कहानियाँ थीं, अगर उसका छटांक अंश भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाया हूँ और आपको मज़ा आया हो, तो ये सफल होगा ये लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग जुड़े हुए हैं।
आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया।